आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प सोर्स है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बना एक गाइड है जो भारतीय संविधान के सबसे ज़रूरी हिस्सों को निचोड़ कर पेश करता है। अब देखिए, हमारा मकसद कोई एग्ज़ाम पास करना तो है नहीं, बल्कि इस गाइड को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करके ये समझना है कि भारत का संविधान, जो इतना बड़ा और जटिल दस्तावेज है, असल में हर नागरिक के लिए क्या मायने रखता है। ये नजरिया बहुत अच्छा है। सोचिए कि आपको एक नया देश बनाना है, बिल्कुल शून्य से। अच्छा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसकी सीमाएं तय करेंगे, फिर ये बताएंगे कि उस देश का नागरिक कौन होगा। ठीक है। उसके बाद आप उन नागरिकों से कुछ वादे करेंगे और फिर उस देश को चलाने के लिए एक पूरी मशीनरी तैयार करेंगे। भारतीय संविधान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी। देश बनाने का पहला कदम, उसकी जमीन, उसका क्षेत्र। सोर्स हमें सीधे संविधान के पहले हिस्से पर ले जाता है। जी। यहाँ ये बताया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। मुझे ये राज्यों का संघ वाली बात हमेशा दिलचस्प लगती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक परिभाषा तो नहीं है, इसमें एक गहरा राजनीतिक मतलब भी है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि भारत के राज्य वो किसी आपसी समझौते का नतीजा नहीं है और उन्हें देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। ये भारत की एकता का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प प्रावधान है जो संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने, उनके नाम बदलने या यहाँ तक कि नए राज्य बनाने की शक्ति देता है। ये तो बहुत बड़ी पावर हुई। बहुत बड़ी पावर है। इसका मतलब है कि भारत का जो राजनीतिक नक्शा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो देश की जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है, जैसा हमने देखा भी है तेलंगाना या उत्तराखंड के गठन के समय। ठीक है, तो जमीन तय हो गई। अब दूसरा कदम इस जमीन पर रहने वाले लोग यानी नागरिक। संविधान का अगला हिस्सा नागरिकता के बारे में है। ये बताता है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। और हमारे सोर्स में एक खास बात पर जोर दिया गया है कि संविधान ने नागरिकता के नियम बनाने की सारी शक्ति संसद को दे दी है। और ये बहुत जरूरी था। नागरिकता ही मतलब वो चाबी है जो किसी व्यक्ति के लिए अधिकारों और कर्तव्यों का दरवाजा खोलती है। जैसे वोट देने का अधिकार। हाँ, वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरियों का अधिकार, ये सब नागरिकता से ही मिलता है। इसलिए तय करना कि ये चाबी किसके पास होगी, ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसे भविष्य की संसद पर छोड़ा गया ताकि वो समय के हिसाब से कानून बना सके। तो देश बन गया, नागरिक तय हो गए। अब आता है वो हिस्सा जिसने मुझे इस गाइड को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। भाग 3, मूल अधिकार। सोर्स ने इसे 3 स्टार दिए हैं और जब आप इसे पढ़ती है तो समझ आता है क्यों। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं लगती, बल्कि इस देश की आत्मा का एक घोषणा पत्र लगता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, घोषणा पत्र। ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक से करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। और ये सिर्फ मतलब नैतिक वादे नहीं है। नहीं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों को छीनता है, तो अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। ये अधिकार नागरिक को सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। सोर्स हमारा ध्यान कुछ खास अधिकारों पर खींचता है, जैसे समानता का अधिकार। गाइड में लिखा है कानून के समक्ष समानता। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जब आप सोचती हैं कि ये हजारों साल पुरानी जाति और ऊंच नीच वाली व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था, तो इसका वजन समझ में आता है। बिल्कुल। एक ही वाक्य में संविधान ने कह दिया कि आपकी पहचान कुछ भी हो, कानून के सामने आपका और प्रधानमंत्री का कद बराबर है। यही तो क्रांति थी। और इसी तरह एक और अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 है ना? अनुच्छेद 21। शुरुआत में इसका मतलब सिर्फ जीने देने से था, यानी सरकार आपकी जान नहीं ले सकती। लेकिन हमारी अदालतों ने समय के साथ इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। अच्छा। जैसे आज इसमें गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, यहाँ तक कि साफ हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ पेड़ है जिसकी शाखाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इन सब अधिकारों के बीच सोर्स एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहता है, और ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। हाँ। ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये दिलचस्प है कि उन्होंने समानता या स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि इस अधिकार को आत्मा कहा। क्या इसका मतलब ये है कि अधिकार देने से ज्यादा जरूरी उन्हें लागू करवाने की गारंटी देना है? बिल्कुल, 100%। सोचिए आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं,
लेकिन अगर उनके छीन लिए जाने पर आप कहीं शिकायत ही ना कर सके तो इन अधिकारों का क्या मतलब? कुछ नहीं, वो तो बस कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। बस ये अधिकार यानी आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट नाम का एक ब्रह्मास्त्र है। रिट, ये शब्द मैंने सुना है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? रिट, आप इसे एक तरह का सीधा और न टाला जा सकने वाला शाही आदेश समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी या संस्था को दे सकता है। जैसे इस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो, या इस गैर कानूनी काम को तुरंत रोको, या फिर आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं। ये वो औजार है जिससे सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी सीमाओं में रहे। इसीलिए इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं। और यही संविधान की आत्मा है। अधिकारों की बात तो हो गई जो नागरिकों को मिलते हैं, लेकिन गाइड में एक और दिलचस्प हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी, इनके बारे में सोर्स एक मजेदार बात लिखता है, ये लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये सरकार के लिए एक तरह की न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस की लिस्ट हैं। इरादे बहुत नेक हैं, लक्ष्य बहुत बड़े हैं और देश उम्मीद करता है कि सरकार इन पर काम करेगी। अच्छा। जैसे सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाना, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना या पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन अगर सरकार इन्हें पूरा नहीं कर पाती तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? ये सिर्फ एक नैतिक सूची है क्या? नहीं, ये नैतिक सूची से कहीं ज्यादा है। ये देश का विजन डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। ये भविष्य की सरकारों को एक दिशा दिखाते हैं, एक रोड मैप देते हैं। और कई निदेशक तत्व बाद में कानून बनकर मूल अधिकार भी बने हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। तो ये एक तरह से भविष्य के अधिकारों के बीज हैं। और इसी के साथ सोर्स में मूल कर्तव्यों का भी जिक्र है। तो एक तरफ अधिकार, दूसरी तरफ कर्तव्य और बीच में सरकार के लिए दिशा निर्देश। एक पूरा ढांचा तैयार हो गया। जी हाँ। अब सवाल उठता है कि इस ढांचे को चलाएगा कौन? यहीं से हम देश की सबसे बड़ी मशीनरी यानी सरकार की संरचना में प्रवेश करते हैं। चलिए इस मशीनरी को समझते हैं। सोर्स हमें बताता है कि केंद्र में सरकार के 3 मुख्य स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए। अच्छा। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर खेलते हैं और रन बनाते हैं। विधायिका यानी संसद वो कोच और सिलेक्टर्स हैं जो खेल के नियम तय करते हैं और टीम चुनते हैं। और न्यायपालिका जो ये देखता है कि सब लोग नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं या नहीं। अगर कोई खिलाड़ी बेईमानी करे या नियम तोड़े तो अंपायर उसे आउट दे सकता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम। बिल्कुल। संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा सकती है। सरकार के मुखिया यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। तो कोई भी एक बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। हाँ, ये तीनों एक दूसरे की शक्तियों को संतुलित करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही ढांचा कमोबेश राज्यों में भी दोहराया गया है। तो ये तो हुई सामान्य परिस्थितियों की बात, लेकिन इस गाइड ने एक और हिस्से को 3 स्टार दिए हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शायद विवादास्पद भी है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। ये सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। और ये है भी, ये संविधान का इमरजेंसी बटन है। ये उन असाधारण हालात के लिए बनाया गया है जब देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे युद्ध, भारी आक्रमण या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह। ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए सामान्य नियमों को ताक पर रखना पड़ सकता है। सॉस 3 तरह के आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसका मतलब क्या ये है कि इस दौरान हमारे मूल अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार को असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं और नागरिकों के कुछ मूल अधिकार जैसे घूमने फिरने या बोलने की आज़ादी वो सीमित किए जा सकते हैं। सारे अधिकार? नहीं, सारे नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति शासन का मतलब है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती तो केंद्र सीधे वहां का शासन अपने हाथ में ले लेता है।
ये प्रावधान जरूरी तो हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। और आखिर में ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज खुद को समय के साथ कैसे बदलता है, क्योंकि जो चीज 1950 में सही थी, जरूरी नहीं कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो। बिल्कुल। तो सोर्स हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर ले जाता है। और यही वो चीज है जो हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। ये एक टूल किट की तरह है जिससे समय के साथ संविधान की मरम्मत और उसे अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया मुश्किल बनाई गई है ना? हाँ, जानबूझकर मुश्किल बनाई गई है। क्यों? ताकि बदलाव आसान ना हो। बिल्कुल। इसे एक पुराने मजबूत घर की मरम्मत जैसा समझिए। आप दीवारों पर नया पेंट कर सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, एक नया कमरा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। अच्छा। इसी तरह संविधान में छोटे मोटे बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी संरचना है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उसे संसद भी नहीं बदल सकती। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी, ये सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो हमने भारत की परिभाषा से शुरुआत की, फिर नागरिकों से किए गए वादों यानी मूल अधिकारों को समझा, सरकार चलाने की पूरी मशीनरी को देखा, और यहाँ तक कि संकट के समय के लिए बने इमरजेंसी बटन और संविधान की मरम्मत के लिए बने टूलकिट को भी जाना। ये गाइड वाकई हमें सीधे उन हिस्सों पर ले गया जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। हाँ, और ये साफ है कि संविधान सिर्फ वकीलों और जजों के लिए बनी कोई कानून की किताब नहीं है। ये एक सामाजिक दस्तावेज है जो एक राष्ट्र की आकांक्षाओं को समेटे हुए है। एक दिलचस्प उदाहरण जो हमारे सोर्स में भी है, वो है संपत्ति का अधिकार। एक जमाने में ये एक मूल अधिकार था। हाँ। लेकिन बाद में इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये दिखाता है कि देश की सामाजिक जरूरतों के हिसाब से संविधान खुद को कैसे ढालता है। ये पूरी चर्चा मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। हमने उन नीति निर्देशक तत्वों की बात की जो सरकार के लिए एक नैतिक रोडमैप की तरह है। जी। इसमें समान नागरिक संहिता या गौवंश संरक्षण जैसे विचार शामिल हैं, जो आदर्श तो हैं लेकिन कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि संविधान निर्माताओं ने इन्हें अधिकारों की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया? क्या उन्हें लगा कि देश उस वक्त इन बड़े सामाजिक बदलावों के लिए तैयार नहीं था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और ये फैसला उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों पर छोड़ दिया। और आज के भारत के लिए इन आदर्शों के क्या मायने हैं?